नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का जो कुछ पोर्शन हम लोगों ने छोड़ रखा था। इसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक, गुप्तोत्तर काल तक एक डेवलपमेंट है, क्योंकि हर सेक्टर को हम लोग उसको देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्य काल का प्रशासन, जिसको हम लोग 34-35 दो वीडियो हमने मिस कर रखे थे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्य काल का प्रशासन, फिर उसके बाद हम लोग गुप्त काल का प्रशासन देखेंगे। गुप्तोत्तर काल में भी जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक हमको डेवलपमेंट समझ में आएगा कि मौर्य काल का जो केंद्रीकृत प्रशासन था वो गुप्तोत्तर काल में खासकर जो है आपका उत्तर गुप्त काल में वो कैसे वो आपका सामंतीकरण में डेवलपमेंट हो जाएगा और एक विकेंद्रीकरण की नींव पड़ेगी। धीरे धीरे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा और उन सबको हम लोग वहाँ पर जाकर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन। तो भाई देखिए, मौर्यकालीन प्रशासन में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, यहाँ से खूब सवाल पूछे जाते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन यानी मौर्य काल का जो प्रशासन है, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक तो पढ़ने के लिए हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मौर्यकालीन प्रशासन के स्रोत क्या हैं, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद मौर्यकालीन प्रशासन के हम लोग देखें, इसकी संरचना को समझेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे चल के मौर्यकालीन प्रशासन की हम लोग विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्यकालीन प्रशासन का हम लोग प्रकृति देखेंगे, नेचर कैसा देखने को मिला। आगे चल के थोड़ा सा हम लोग इसके महत्व पे बात करेंगे, इसका वर्तमान में क्या महत्व है, तब हम जाके मौर्यकालीन प्रशासन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो मौर्यकालीन प्रशासन के अगर हम लोग स्रोत देखें तो मौर्यकालीन प्रशासन को जानने के लिए मुख्यतः हमारे पास 4 स्रोत हैं। देखिए, जो हमारा बेस है उसमें एक तो भाई हम लोग देखेंगे, जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो चाणक्य का अर्थशास्त्र है। देखिए, इस चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक किताब में कहने को तो अर्थशास्त्र के लिए राजनीति प्रशासन की किताब है और इसमें विस्तृत रूप से प्रशासन का वर्णन है। मौर्य काल के राजा, सप्तांग सिद्धांत, राजा के कर्तव्य, मंत्री, मंत्रिणा, इन सब के बारे में चर्चा, यहाँ तक कि नगर में नागरा के सारा परिषद के लिए पूरा का पूरा ये सब, अब ये जितना भी है हम लोग सब यहाँ पर देखेंगे। गुप्तचर व्यवस्था पर विशेष चर्चा है इनकी, तो वो सब हम लोग देखें, चाणक्य का अर्थशास्त्र। दूसरा हम लोग अगर देखें अशोक के शिलालेख, तो सम्राट अशोक के जो है अभिलेख हैं। देखिए, चाहे वो स्तंभ लेख हो, चाहे वो शिलालेख हो, चाहे गुहा लेख हो, उनसे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। किस तरह से अशोक जो है आपका जो संबंध है प्रजा से, वो पिता पुत्र का है, जो पैतृक राजतंत्र की नींव पड़ रही है, अशोक के शिलालेखों से जानकारी मिलती है। अशोक के 24वें लेख में न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा होना, किस तरह से राजा गुप्तचरों के लिए या आम पब्लिक के लिए उपलब्ध, इन सब की जानकारी हमको अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम लोग और देखें मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका, ये भी देखिए भाई, मेगास्थनीज की जो इंडिका है ये भी मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा करती है मेगास्थनीज की इंडिका। इस तरह किसी तरह से इसके द्वारा सैन्य व्यवस्था के 6 समितियों से सैन्य व्यवस्था का संचालन होता है। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी कुछ चर्चा करती है। तो जो भी चीज़ें हैं हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका देखेंगे और आगे चलकर हम लोग देखेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़। तो इस तरह से कि ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं मौर्यकालीन प्रशासन को समझने के लिए। ये 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से एक अर्धस्वायत्त प्रांत था ये, और यहाँ पर जो है किस तरह से आपका ऐसे व्यक्ति को भी आपका उस प्रांत का प्रांतपति बना दिया जा रहा है जो राज परिवार से नहीं है।
तो इस तरह यहाँ पर उसकी जानकारी मिलती है। या अशोक के समय में तुषार बैठा हुआ है, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्य आपका गुप्त वैश्य है। और यहाँ पर बांधों का निर्माण, झील का निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, इन सब की बारे जानकारी प्रशासन के बारे में कहाँ मिलती है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, जो कि संस्कृत भाषा में था। तो ये भी हम लोग इसको भी देखेंगे, ये भी हमारी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये स्रोत में ये 4 प्रमुख स्रोत हैं जहाँ से हमको मौर्य काल के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला टॉपिक हमारा देखिए संरचना, इसको समझ लेते हैं पहले, तब जाके पूरे प्रशासन को आपको पढ़ने में लगेगा कि कुछ चीज़ें हम लोग स्ट्रक्चर से पढ़ रहे हैं। संरचना ही मेन है। देखिए सबसे पहले देखिए केंद्र है, केंद्र के नीचे प्रांत है, प्रांत के नीचे मंडल है, ये देखिए मंडल के नीचे स्थानीय है, स्थानीय के नीचे द्रोणमुख है। ये सब प्रशासन की इकाइयाँ, स्ट्रक्चर है। उसके बाद खारोटिक है, खारोटिक। फिर देखिए संग्रहण है, और सबसे नीचे प्रशासन सबसे छोटी इकाई कौन है भाई? ग्राम। प्रशासन स्ट्रक्चर है भाई जो हम लोगों ने भी देखा। ये प्रशासन का हमारा पूरा स्ट्रक्चर है जो हम लोग देख रहे हैं। इस तरह देखिए प्रशासन का स्ट्रक्चर जिसको हम लोग देख रहे हैं, केंद्र, प्रांत, मंडल, स्थानीय, द्रोणमुख, खारोटिक, संग्रहण और आपका ग्राम, इसको हम लोगों ने देखा। केंद्र पर अगर हम लोग देखें, जो केंद्र का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मुख्यतः देखिए राजा, राजा के बाद फिर युवराज। इसकी मदद के लिए, राजा की मदद के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था मंत्रिणा, फिर एक मंत्री परिषद है, और इसके बाद व्यापक नौकरशाही है। ये हम लोग देखेंगे, ये सारा हम लोग केंद्र में देखेंगे, सेंटर के लेवल पर। इसके अलावा जब हम लोग आगे देखेंगे तो नगर प्रशासन, किस तरह से एक नगर का प्रशासन हो रहा है, किस तरह से राजस्व व्यवस्था है, राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन, ये सब सेंट्रल लेवल से गवर्न हो रहा है। किस तरह से अगर हम लोग देखें न्याय व्यवस्था, न्याय प्रशासन, और किस तरह से गुप्तचर प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था, इनको हम लोग जब समझ लेंगे, सबसे सवाल बनता है। मौर्य काल में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है यहाँ पर जिस पर सवाल ना बना हो, जितना स्ट्रक्चर लगा, गुप्तचर पर भी, न्याय पर भी, सैन्य व्यवस्था पर, रेवेन्यू पर भी, नगर पे, सब पे सवाल बनता है। हम लोग सब ये देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो केंद्र का है, लगभग ऐसा स्ट्रक्चर और जगह पर है, लेकिन ये केंद्र में देखिएगा राजा यहाँ पर है। फिर ये देखिए प्रांत है, ये देखिए प्रांत हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग कैसे पूरे मौर्य साम्राज्य को प्रांत में बांटेंगे, प्रांत का कौन हेड होगा, वहाँ उसको प्रांतपति, कुमार या आर्य कहा जाएगा, कौन कौन प्रांत है, कौन कौन अर्धपाश्चात्य प्रांत है, ये देखेंगे। फिर मंडल में किस प्रांत के अंदर कौन कौन मंडल है, इसला कहाँ है, सुमापा कहाँ है, कौशाम्बी कहाँ, उन सब मंडलों को हम लोग देखेंगे। फिर ये स्थानीय द्रोणमुख, ये 800 गाँव के समूह को, ग्रामों का समूह देखिएगा, जहाँ पर प्रशासन का एक इकाई होगी, वो आपका स्थानीय कहलाता है। 400 गाँव का समूह द्रोणमुख कहलाएगा, 200 गाँव का समूह खारोटिक कहलाएगा, और 10 गाँव का समूह जो है वो संग्रहण कराएगा। बाकी एक ग्राम है ही, अभी इसका हेड जो रहेगा वो ग्रामणी रहेगा, और इसके साथ एक ग्राम वृद्धा परिषद भी है। ये हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसके द्वारा भी गांव के प्रशासन में मदद की जा रही है।
तो हम लोग सबसे पहले ये पूरा स्ट्रक्चर है प्रांत। कभी कभी यही पूछते ये चार आपके सामने उठा के दे देगा, ये कहेगा इसको क्रम से ऊपर लेके नीचे इकाइयों के रूप से मिलाइए, बहुत लोग गलत कर देंगे। स्थानीय, द्रोणमुख, खारोटिक और आपका संग्रह। तो ये सब हमको स्ट्रक्चर समझना चाहिए, ये सवाल है। केंद्र में ये सारा कुछ हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केंद्र का प्रशासन, और सबसे पहला हमारे सामने कौन आ रहा है? राजा आ रहा है। तो राजा के बारे में देखते हैं। तो फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये समझिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कोई भी ऐसा सेक्शन इस वाले में नहीं है जहाँ पे सवाल ना बनता हो। 90% सवाल यहीं पर ही बनेंगे, ये यहाँ पर। अब बाकी 5% यहाँ पर बन सकते हैं और 5% यहाँ पर बने। बाकी ये तो बीच की इकाइयाँ, इसमें सवाल नहीं बनते हैं। अभी संग्रहण पे, गोप, स्थानिक पे बन जाएंगे, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका केंद्र। तो केंद्र सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखिए राजा, राजा के बारे में देखिए। राजा के बारे में, समस्त व्यवस्था का केंद्र बिंदु राजा था। समस्त व्यवस्था का, जो भी राज्य में हो रही है, समस्त व्यवस्था का केंद्र बिंदु है राजा। देखिए, तो इस तरह अगर हम लोग देखें, ये देखिए, तो चाहे वो कार्यपालिका हो, सबसे बड़ा कार्यपालक, सबसे बड़ा विधान कानून बनाने वाला विधान पालिका, और सबसे बड़ा जो है आपका न्यायपालिका। सबसे बड़ा न्यायाधीश भी राजा है। सबसे बड़ा कानून बनाने वाला भी कौन है? जब नीति शास्त्र और राजाज्ञा के बीच में कभी विरोध हो जाए तो कहा जाता है, चाणक्य ने कहा है कि हमेशा राजाज्ञा जो है नीति शास्त्र से बड़ी है, मतलब नियम कानून से बड़ी हुई है। सोचिए, स्मृति धर्म ग्रंथों से बड़ा कौन है? राजा की आज्ञा है। तो इस तरह से सबसे बड़ा कार्यपालिका, सबसे बड़ा न्यायपालिका, सबसे बड़े विधायिका, समस्त शक्तियाँ किसमें निहित हैं? राजा में निहित हैं, ध्यान दीजिएगा। और कौटिल्य के अनुसार राजा जो है, देखिए कौटिल्य चाणक्य के अनुसार राजा सप्तांग सिद्धांत का केंद्र है, का केंद्र। तो कौटिल्य ने एक सप्तांग सिद्धांत दिया था कि राज्य को चलाने के लिए 7 अंग चाहिए, सप्तांग। उनमें सबसे प्रमुख अंग कौन है भाई? राजा है। तो इस तरह राजा समस्त व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। ये सप्तांग सिद्धांत में देखिए कौन कौन सप्तांग है? दुर्ग है, अमात्य है, मित्र है, राजा है, जनपद है, कोष है और सेना है। ये 7 जो है देखिएगा, ये सप्तांग सिद्धांत है। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण 7 अंग हैं और इनमें जो राजा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौटिल्य के हिसाब से समस्त व्यवस्था का केंद्र बिंदु राजा है। राजा में समस्त शक्तियां राजा के अंदर समाहित हैं। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश है, सबसे बड़ा विधानकर्ता, कानून बनाने वाला है, और कानून को पालन करने वाली सबसे बड़ी इकाई भी कौन है? राजा है। इन सब के अलावा राजा जो है कौटिल्य के हिसाब से सप्तांग सिद्धांत का क्या है भाई? केंद्र बिंदु है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग राजा में इनके और देखते हैं क्या है। अब मेगास्थनीज ने जो बताया है, मेगास्थनीज के अनुसार जो राजा है देखिएगा, वो महिला अंगरक्षकों से घिरा रहता है। महिला अंगरक्षकों से घिरा है। राजा महिला अंगरक्षकों से घिरा होता है। ये देखिएगा राजा के बारे में, महिला अंगरक्षकों से घिरा होता है राजा। राजा में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत लागू नहीं था। ध्यान दीजिए इस बात को, सिद्धांत लागू नहीं। अभी आप लोग गुप्त काल देखेंगे, ठीक है, वहां पर राजा को दैवी उत्पत्ति उपाधियां पढ़ेंगे। परम भट्टारक, परम महेश्वर,
इस तरह का। यहाँ पर राजा की उत्पत्ति में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। यद्यपि अशोक अभी जब आएंगे तो अशोक के द्वारा देखिएगा तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत लागू नहीं, लेकिन अशोक ने देवा नाम प्रिय, अशोक ने देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण करके कहीं न कहीं देवताओं का दैवी उत्पत्ति, खुद देवता के रूप में उत्पत्ति न दिखाकर देवताओं के प्रिय के रूप में अपनी जो है आपका अपने अस्तित्व को या अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने का उसने प्रयास किया। उसने देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। तो इस तरह से कहीं न कहीं अगर हम लोग एक लाइन में देखें तो मौर्य जो है आपका राजा है वो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अशोक के द्वारा देवा नाम प्रियदर्शी करके कहीं न कहीं जो है देवताओं से स्वीकृत या देवताओं के प्रिय के रूप में खुद को स्थापित किया, ताकि जो है प्रजा जो है उस पर विश्वास कर सके, प्रजा उस पर ध्यान दे सके। इन सब के अलावा देखिए यहाँ का जो राजा है देखिएगा वो आपका अशोक ने एक नया काम किया है, आपका पैतृक राजतंत्र। ये बहुत बढ़िया है। पैतृक निरंकुश राजतंत्र की नींव, निरंकुश राजतंत्र, ये एकदम नया कॉन्सेप्ट अशोक ने ले आया। पैतृक मतलब यहाँ पर राजा प्रजा के बीच जो संबंध है, राजा प्रजा के मध्य संबंध जो है, संबंध पिता पुत्र वाले हैं, पिता पुत्र की तरह है। तो इस तरह से निरंकुश तो है ही राजतंत्र है, लेकिन पैतृक निरंकुशता आ गई है। तो पूछते कि पैतृक निरंकुशता किसकी विशेषता भी रहेगी, तो मौर्य काल की विशेषता है। और ये कौन ला रहा है भाई, देखिए अशोक की देन है। प्रशासन में अशोक ने पैतृक निरंकुशता लाई और अशोक के द्वारा ही देखिएगा प्रजापालक, जन कल्याणकारी, ये भी देखिएगा छवि राजा की बन के आ रही है कि जो राजा है देखिएगा वो प्रजापालक है, जन कल्याणकारी सोच वाला है। देखिएगा ये देखिए प्रजापालक है, धर्म सहिष्णु। मौर्य काल के जो शासक है धर्म सहिष्णु हैं। चंद्रगुप्त मौर्य देखिएगा, आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला है, अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला है, दशरथ जो है आजीवक संप्रदाय को मानने वाले हैं। तो एक धर्म सहिष्णु राजा का जो स्वरूप है, एक धर्म सहिष्णु स्वरूप भी देखने को मिलता है। तो ये तो देखिए राजा के बारे में कुछ विशेषताएं हैं। अभी हम लोग राजा को ही पढ़ रहे हैं। अब यहाँ का जो राजा है देखिएगा, ये मौर्य काल का जो राजा है, देखो ये मौर्य काल का जो राजा है, तो देखो मौर्य काल का देखिए जो राजा है भाई, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो राजा है इसके कार्य क्या है। इसके कार्य में देखिए जो अमात्य हैं, अमात्यों की नियुक्ति, जो भी अमात्य हैं कि नियुक्ति एवं निष्कासन, ये इनका कार्य है। ये अमात्यों की नियुक्ति करते हैं और उसका निष्कासन कर रहे हैं। जन कल्याणकारी कार्य ये हैं। प्रशासन की समस्त गतिविधियों पर, प्रशासन की समस्त गतिविधियों पर, समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण। तो राजा के बहुत सारे काम हैं, उसमें हम लोग आगे बहुत उसी पे ही बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पर महत्वपूर्ण काम करना है। देखिएगा सेना एवं न्याय व्यवस्था को देखना, तो सब ये राजा के काम हैं। एक बेसिक चीज है कि राजा ही सर्वोपरि है, वह समस्त प्रकार की शक्तियों का स्वामी है, समस्त व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, सप्तांग सिद्धांत में से एक है। ये सब कुछ जो है आपका कहीं न कहीं जो है राजा ही है।
तो इस तरह देखिएगा भाई, सेना पर नियंत्रण रखना है। चाणक्य ने तो कहा है, कौटिल्य ने कहा है कि 8-8 घंटे की घंटों में विभक्त कर देना, दिन को विभक्त कर देना चाहिए। सोचिए, माने 8-8 16 घंटे कम से कम जो है आपका राजा को कार्य करना चाहिए। जो गुप्तचर हैं उन तक राजा की पहुंच हमेशा होना चाहिए, चाहे राजा उद्यान में घूम रहा हो, चाहे शयन कक्ष में सो रहा हो, चाहे वो खाना खा रहा हो, वहां तक राजा की पहुंच होनी चाहिए। तो अगला ये है कि राजा तक गुप्तचरों की पहुंच, कि हर समय पहुंच। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है राजा पे कभी, यानी कि समस्त व्यवस्था का केंद्र बिंदु राजा है। तो ये हम लोगों ने राजा को उठाया, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, एक समझा कि पैतृक निरंकुश राजतंत्र है, प्रजापालक है राजा, जन कल्याणकारी कार्यों करता है, धर्म सहिष्णु राजा है, यहाँ का दैव उत्पत्ति के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता है। हाँ, अशोक ने देवा नाम पे कहीं न कहीं देवताओं के प्रति अपनी निकटता प्रकट की थी, और मेगास्थनीज तो महिला अंगरक्षकों से हमेशा घिरा रहता है। कौटिल्य के साथ सप्तांग सिद्धांत का सबसे प्रमुख बिंदु है, और ये राजा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, अमात्यों की नियुक्ति करना। बाकी हम लोग जो देख रहे हैं सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब आप समझ जाएंगे। अब मेन देखिएगा, अगला है मंत्रिड़ा। ये देखिए मंत्रिड़ा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आधुनिक कैबिनेट के समान आधुनिक जो कैबिनेट है, जो मेन कोर ग्रुप है, कोर कमेटी समझिए, एक तरह से आपका कोर कमेटी की तरह देखिए, ये जो है कोर कमेटी की तरह है। कोर कमेटी है आपका मंत्रिड़ा, इसमें 4 से लेकर 5 लोगों का समूह है। ये इसमें 4 से 5 लोग रह रहे हैं। देखिएगा, प्रमुखता इसमें राजा तो है ही, राजा के अलावा अगर हम लोग देखें, राजा के अलावा इसमें कौन कौन है इस मंत्रिड़ा वाले ग्रुप में, तो एक तो भाई देखिए प्रधानमंत्री, और ये प्रधानमंत्री और पुरोहित दोनों का पद लगभग एक आदमी के पास था, खासकर चाणक्य ने दोनों पद ले रखे थे। उसके बाद युवराज देखिएगा, फिर सेनानी, ये भी मंत्रिड़ा का बहुत महत्वपूर्ण पद होता था। सन्निधाता देखिएगा, यानी सन्निधाता ये भी मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण सदस्य होता था। और आपका अगर हम लोग देखें इसके अलावा जो है, तो यही 4 महत्वपूर्ण पद थे देखिएगा। और ये राजा तो उसका आपका मंत्रिड़ा का राजा तो होता ही था। तो यही 4 से 5 लोगों का समूह था जो कि मंत्रिड़ा कहा जाता था। कहते थे कि जो महत्वपूर्ण, देखिएगा इनका काम था महत्वपूर्ण कार्यों में सलाह देना। देखिए, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता था यही सलाह देते थे। और इनका जो वेतन था देखिएगा, वो 48,000 पर्ण वार्षिक था। 48,000 पर्ण वार्षिक इनका वेतन था। ये पर्ण जो है चांदी का सिक्का था भाई, देखिएगा चांदी का सिक्का था। आज के बाद कोई पूछे कि मंत्रिड़ा के बारे में, तो बताइए कि मंत्रिड़ा जो थी देखिएगा, एक आधुनिक कैबिनेट के समान थी, कोर कमेटी थी, 4 से 5 लोगों का समूह था। इसी से राजा प्राय हर महत्वपूर्ण कार्यों पर, हर महत्वपूर्ण निर्णय पर सलाह लेता था। और इसमें प्राय राजा, प्रधानमंत्री, युवराज, सेनानी और सन्निधाता होते, इसको कोषाध्यक्ष कहा जाता था भाई, देखिएगा। और इसके अलावा इनका जो वेतन था वो 48,000 पर्ण था। एक महत्वपूर्ण संस्था थी। अब देखिए, जो मंत्रिड़ा हैं इसके जो सदस्य हैं वो उपधा परीक्षण, चाणक्य ने बताया कि उपधा परीक्षण होता था। देखिएगा, उपधा परीक्षण से इनका चयन होता था। और इस उपधा परीक्षण में लोग जो टेस्ट लिया जाता था, वो कहीं व्यक्ति ईर्षालु तो नहीं है कि पता चला कि इस महत्वपूर्ण पद पर बैठ जाए, ईर्षा रखे है। इसके अलावा कहीं लोभी तो नहीं है, इसके अलावा कहीं आपका व्यभिचारी तो नहीं है,
क्रोधी तो नहीं है, ये सब की जो है परीक्षा ली जाती थी जानबूझकर। जैसे वो जा रहा है रास्ते में कुछ सोना डाल दिया गया, अगर उसने उठा लिया इसका मतलब लोभी प्रवृत्ति का है। तो ये सारा हम लोग अगर देखें तो उपधा परीक्षण का मतलब यही था। उनकी ये सभी जो गुण हैं, ईर्षा, लोभ, व्यभिचारी, जितने भी दुर्गुण हैं, अपक्रोधी, इन सब में वो कहीं ना कहीं जो है संलग्न तो नहीं है, या कहीं इस प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं है। अगर ऐसा है, इन सब से अगर आपको दूर रहने वाला व्यक्ति है तो उपधा परीक्षण में वही व्यक्ति पास होता था और मंत्रिणा का मेंबर बनता था। ध्यान रखिएगा। इन सब के अलावा मंत्रिणा का मेंबर बनने के लिए कुछ बातें और भी 2-3 बातें थी। देखिएगा, उच्च कुल में जन्मा हो, ये कुछ कमियां भी थी। देखिए, उच्च कुल में जन्म, ये देखिए। इसके अलावा देखिए, चरित्रवान हो, चरित्रवान हो, ये देखिए चरित्रवान होना चाहिए, उच्च कुल में जन्म होना चाहिए, और इसके अलावा जो है आपका भ्रष्टाचारी ना हो। कहीं ना कहीं ये भी आपका कुछ विशेष गुण थे जिनके आधार पर जो है मंत्रिणा के मेंबर का चयन होता था। ये मंत्रिणा लगभग 4 से 5 लोगों का एक कोर ग्रुप होता था। ध्यान रखिएगा, जिसकी मदद से जो है हर निर्णय में आपका जो राजा था वो सलाह लेता था, आज की भी तरह, कैबिनेट की तरह। मंत्रिणा के बाद देखेंगे अगली संस्था थी मंत्रि परिषद। मंत्रि परिषद चाणक्य के अर्थशास्त्र में, चाणक्य देखिए अर्थशास्त्र में, इसके लिए मंत्रि परिषद शब्द का ही यूज है। मंत्रि परिषद अशोक के अभिलेख में, देखिए अशोक के अभिलेख में इसके लिए जो है परिसा या पलिसा शब्द का उपयोग है। और मेगास्थनीज की इंडिका में आपका, मेगास्थनीज के इंडिका में सुने ड्राई शब्द का प्रयोग है। इसका एक मंत्रि परिषद थी जो कि थोड़ा विस्तृत है, मंत्रिणा के तुलना में थोड़ा विस्तृत है। कहा गया है कि इसके अंतर्गत 18 तीर्थ हैं। देखिएगा, ये तीर्थ विभागों कहा जाता है, ये विभाग हैं। देखिएगा, जिसके सर्वे सर्वा हैं, एक तरह से कैबिनेट मंत्री की तरह है। देखिएगा, ये 18 जो है आपका विभाग है। उन कैबिनेट में से 5-6 जो थे प्रमुख थे, जो कि आपका कोर कमेटी होती है, जैसे प्रधानमंत्री जी की कोर कमेटी होती है। तो तीर्थ विभागों का था 18 तीर्थ। देखिएगा, और ये जो 18 तीर्थ में उच्च श्रेणी के अधिकारी हैं, उच्च श्रेणी के अमात्य हैं, उच्च श्रेणी के अमात्य हैं। इनको महामात्र कहा जाता है, महामात्र कहते हैं। देखिए भाई, कहते हैं। और इनका वेतन जो है 10,000 पण है, पण वार्षिक है। तो इस तरह से जो मंत्रि परिषद है, देखिएगा, ये देखिए मंत्रि परिषद अगर हम लोग देखें, चाणक्य अर्थशास्त्र में इसके लिए मंत्रि परिषद, अशोक के अभिलेखों में परिसा या पलिसा, मेगास्थनीज की इंडिका में सुनेड्राई, देखिए सुनेड्राई नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। मंत्रि परिषद जो था ये 18 विभागों का पूरा एक देखिए समूह है। विभागों को तीर्थ कहते हैं, इसलिए इसके अधिकारियों को भी अभी हम लोग तीर्थ कहा जाएगा। कुल इनकी संख्या कितनी है भाई? देखिए 18 है। ये उच्च श्रेणी के आपका अमात्य हैं, इनको महामात्र कहा जाता है। और इनका जो वेतन है वो 10,000 पण वार्षिक है। देखिएगा, तो मंत्रि परिषद एक विस्तृत इकाई है। देखिएगा, एक विस्तृत इकाई है। जिस तरह से मंत्रिणा थी थोड़ा छोटी थी, एक विस्तृत इकाई, इसमें कुल 18 हैं। और ये जो 18 हैं, देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको 18 लोगों का नाम
18 जो आपके तीर्थ हैं उन सब का नाम पता होना चाहिए और उनके कार्य क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारा सवाल जो है आप देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या आपका स्टेट सर्विसेज कोई भी हो, चाहे यूपी स्टेट का हो, चाहे एमपी जो भी हो, और चाहे नेट या जो भी एग्जाम हिस्ट्री का होगा, उन सब में ये 18 तीर्थों के बारे में विस्तृत चर्चा होती है और खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो हम 18 को देखेंगे, तो मैं कुछ बोर्ड में लिखूंगा, आप लोग उसको नोट डाउन करिएगा, बार बार रिविजन करिएगा, वही बार बार पूछा जाता है। अब ये 18 तीर्थ हैं कौन कौन, आइए उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका, हम लोग प्रधानमंत्री 18 तीर्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 18 तीर्थ, 18 जो विभाग के जो हेड हैं तीर्थ पढ़ते हैं। तो पहले देखिए भाई, प्रधानमंत्री नंबर 1 पे, प्रधानमंत्री नंबर 1 पे कहिए। प्रधानमंत्री देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपका चाणक्य था, और उसके बाद जब बिंदुसार आते हैं, देखिएगा बिंदुसार, उनके समय में कुछ दिन चाणक्य रहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, और इसके साथ बाद में खल्लाटक आ जाएंगे, खल्लाटक। और अशोक के समय में राधा गुप्त, देखिए। तो ये प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जो था देखिएगा, चाणक्य ने दोनों पद रखे थे, प्रधानमंत्री का भी और पुरोहित का भी। तो पहला तीर्थ होता है प्रधानमंत्री, जो कि कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, क्योंकि पता है लोगों को इतना, ऐसा पूछेगा जिसका नाम अलग रहेगा, काम और नाम में संबंध जोड़ना होगा। अगला तीर्थ होता है युवराज, कभी नहीं पूछे युवराज, मतलब राज्य का उत्तराधिकारी, राज्य का उत्तराधिकारी, यानी कि शासक राजा के बाद अगला जो है राजा कौन बनेगा, वो युवराज बनेगा, जिसको युवराज घोषित कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा अब हम लोग आते हैं समाहर्ता। इसके सामने लिखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए, समाहर्ता में आइए, लिखिएगा समाहर्ता में राजस्व विभाग का, तो लिखिए भाई राजस्व विभाग, राजस्व विभाग एवं कर निर्धारण का, कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी है समाहर्ता, सर्वोच्च अधिकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए इसको भाई। समाहर्ता जो है वो राजस्व विभाग या कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी है राजस्व विभाग का ये भाई। देखिएगा, यही वार्षिक बजट तैयार कर रहा है, वार्षिक बजट को तैयार करता है, जो वार्षिक बजट तैयार करता है। इनका जो है समय था, वर्ष का समय था, वर्ष का समय 354 दिन होता था, और इनका जो आर्थिक महीना है, आर्थिक माह जो है देखिएगा, वो जुलाई से शुरू होता था। जो वित्तीय वर्ष है कह सकते हैं इनका हम लोग, जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष जो था वो जुलाई या आषाढ़ पूछ सकता है से प्रारंभ। मौर्य काल में वित्तीय वर्ष किस माह से प्रारंभ होता था, तो आषाढ़ से। तो समाहर्ता राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है, ध्यान रखिएगा। ये कर वसूलने वाला अधिकारी है, कर का निर्धारण करने वाला अधिकारी है। इसका मुख्य काम था कर वसूलना, कर वसूलना। तो इस तरह से समाहर्ता पे कभी कोई सवाल आए तो एकदम गलत ना हो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका नामों में से एक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखिएगा हमारे 3 हो गए, 18 में से देखिए हम लोगों ने 3 देख लिया। अब हम लोग चौथा देखते हैं, उसको पढ़ रहे हैं। चौथा देखिएगा है सन्निधाता। सन्निधाता लिखिए भाई इसको, ये है कोषाध्यक्ष, मिलाने के लिए आएगा ऐसे, सन्निधाता लिख जाएगा, कोषाध्यक्ष लिख जाएगा। तो जो आपको देखिए कोषाध्यक्ष के रूप में सन्निधाता है, हम लोग इसको देख लेते हैं। उसके बाद देखिएगा प्रतिष्ठा और व्यवहारिक,
ये सब खूब इम्पोर्टेंट में ये भी आते हैं, देखिए एग्जाम में आते हैं। प्रदेष्टा जो है वो फौजदारी न्यायालय का प्रधान है, फौजदारी न्यायालय का प्रधान का प्रमुख, ये न्यायाधीश हैं प्रदेष्टा। और आपका जो व्यवहारिक है वो दीवानी न्यायालय का प्रमुख है, दीवानी न्यायालय का प्रमुख। तो इस तरह से देखिएगा, प्रदेष्टा और व्यवहारिक जो है, जो प्रदेष्टा है वो फौजदारी न्यायालय का प्रमुख है, और जो व्यवहारिक है देखिए भाई वो व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख है। इसको नोट डाउन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वां कर्मांतिक, कर्मांतिक देखिएगा, ये कर्मांतिक देखिए, ये उद्योग धंधों का प्रमुख है, उद्योग धंधों का प्रमुख खूब पूछा जाता है। कर्मांतिक किसका प्रमुख है? उद्योग धंधों का प्रमुख है। तो देखिए 7 हो गए, कर्मांतिक हो जाएगा। 8वां देखिए हो जाएगा अंतपाल, अंतपाल देखिएगा, ये अंतपाल जो है दुर्गों का प्रमुख है। देखिएगा सीमावर्ती दुर्ग, जो दुर्ग सीमा पर हों, सीमावर्ती दुर्गों का, किलों का प्रमुख, किलो का प्रमुख। तो इस तरह देखिए 18 में से 8 हमारे कंप्लीट हो गए, जिनमें युवराज और आपका प्रधानमंत्री पे कभी सवाल नहीं आता। जो भी सवाल होगा इन्हीं, देखिए सन्निधाता कोषाध्यक्ष, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का प्रमुख, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय लिख जाएगा, कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रमुख, अंतपाल आपका देख लीजिएगा सीमावर्ती दुर्गों का प्रमुख। तो ये सारा जो हम लोग देख रहे हैं ये 8 हमारे हो गए। देखिएगा 9वां हम लोग देख लेते हैं आपका दुर्गपाल, दुर्गपाल ये आंतरिक दुर्गों का प्रमुख है। तो सीमावर्ती दुर्ग जो होंगे, ये 9वां नंबर देख रहे हैं, आंतरिक दुर्गों का प्रमुख। तो सीमावर्ती दुर्गों का जो प्रमुख होगा देखिएगा वो अंतपाल होगा, और जो आंतरिक दुर्गों का प्रमुख होगा भाई देखिएगा वो दुर्गपाल हो कहलाएगा, और सीमावर्ती दुर्गों का अंतपाल होगा। आटविक ये जंगलों का प्रमुख है, जंगल का प्रमुख आटविक जंगल को कहा जाता है। तो जंगल के प्रमुख को क्या कहा जाएगा भाई देखिएगा आटविक कहा जाएगा, हम लोगों ने ये भी देखा। उसके बाद भाई अंतर्वसिक, अंतर्वसिक ये अंगरक्षक सेना का प्रमुख है। देखिएगा सेना का प्रमुख, जो अंगरक्षक सेना होती है सुल्तान की, सॉरी आपका बात वो आपका राजा की, उसके प्रमुख को अंतर्वसिक कहा जाता है। तो अंतर्वसिक भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दुर्गपाल तो हो सकता है दुर्ग से आप गेस कर ले, लेकिन आटविक जंगल से भी गेस कर सकते हैं। तो हमारे देखिए हो जाएंगे 11, और 12 नंबर पर देखिएगा रहेगा भाई दवारिक, दवारिक देखिएगा ये राजमहल का प्रमुख है, राजमहल की सुरक्षा का प्रमुख। तो राजा के अंगरक्षक व्यवस्था की सुरक्षा का प्रमुख कौन था भाई? वो तो आपके सामने है अंतर्वसिक, लेकिन दवारिक जो है राजमहल की सुरक्षा का प्रमुख है दवारिक। तो ये भी रहेगा। प्रशास्ता सरकारी कागजातों का प्रमुख, सरकारी कागजात जो भी हैं, दिशा निर्देश जारी करने वाला, करने वाला। तो ये देखिएगा जितने भी सरकारी कागजात हैं, कोई भी दिशा निर्देश कानून जो भी जारी होता है राजाज्ञा के रूप में, कौन जारी करता है भाई देखिएगा प्रशास्ता जारी करता है। उसके बाद देखिए एक है ये नायक, इस सेना का संचालन करता है, सेना का संचालन। ये देखिए सेनानी तो सेना का प्रमुख तो नियुक्ति सब पता, लेकिन जो सेना को लीड करके सेना लड़ने जा रहा है वो कौन है भाई देखिएगा नायक हो जाएगा। तो इस तरह देखिए 18 में से 14 हो गए भाई देखिए।
तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सारे जो है कहीं ना कहीं हम लोग इसके अलावा देख लेते हैं तो भाई दंडपाल। दंडपाल, दंडपाल सेना की सामग्री की व्यवस्था करने वाला, ध्यान रखिएगा, सामग्री की व्यवस्था करने वाला बहुत अलग चीज है, व्यवस्था करने वाला। अब आपको सामने दुर्गपाल मिला, अंतपाल मिला और दंडपाल मिला। तो दंडपाल सेना की व्यवस्था, आवश्यकताओं की व्यवस्था करता है, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों पर है, और ये देखते हैं हम लोग जो है जो आपका दुर्गपाल था वो आपका सीमा के अंदर दुर्गों का है, तो ये भी देख लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग और देखें भाई तो नागरक, नागरक भाई देख लीजिएगा, ये नगर का प्रमुख है। अभी हम लोग जब उसको पढ़ेंगे मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज इसी को ही हम लोग देखेंगे, एस्ट्रोनोमोई कहेगा वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा सेनापति ये भी है, इसको हम लोग सेनानी कहते हैं, ये पूरी सेना का प्रमुख है, ध्यान दीजिएगा। सेना का संचालन करने वाला तो हो जाएगा आपका नायक, लेकिन सेनापतियों की भर्ती, उनको वेतन देना, सबका काम किसका है भाई? सेनानी का है। और 18 देखिएगा है मंत्री परिषदा अध्यक्ष। ये देखिए इन्हें पूरे मंत्री परिषद का अध्यक्ष, इस तरह लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो मंत्री परिषदा अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। तो ये आज के बाद यही 18 तीर्थ हो गए और एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। दंडपाल, दुर्गपाल, आटविक, अंतर्वसिक, कुछ भी आ जाए, समाहर्ता, आपका सन्निधाता, खूब पूछते हैं और आज के बाद कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाएगा, देखिए भाई आपका जिसको हम लोगों ने देखा मंत्री परिषद के अंतर्गत, या 18 जो है विभाग के जो हेड हैं उनके बारे में चर्चा मिलती है। इन सब के अलावा हम लोग देखें इसके नीचे तो भाई एक विस्तृत नौकरशाही है। ये तो एक तरह से मंत्री की तरह हो गए जो हम लोगों ने पढ़ा भी, इसको सबको देखा। अब जैसे कि हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई डायरेक्टर होता है या प्रमुख सचिव होता है, उस लेवल वाले को कहा जाता था अध्यक्ष। देखिएगा ये उनको अध्यक्ष कहा जाएगा। इनकी संख्या कुल 26 अध्यक्ष हैं, कहीं पर 25 कहीं पर 26, लेकिन 26 अध्यक्ष है भाई। देखिएगा इनका वेतन 1000 पर वार्षिक है। अगर देखा जाए तो ये जो है द्वितीय श्रेणी के अमात्य हैं, द्वितीय श्रेणी के अमात्य है भाई। अगर हम लोग देखें, अब अगर हम लोग उसको मंत्रिणा देखेंगे तो तृतीय श्रेणी के हो जाएंगे, लेकिन उस तरह देखा जाए तो ये भी आपका द्वितीय श्रेणी के अमात्य हैं। इनकी संख्या 26 है। ये कहीं ना कहीं अपने विभाग के हेड हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल हेड तो वो लोग हैं, ये लोग विभागीय अध्यक्ष के रूप में हैं, इसलिए इनको अध्यक्ष कहा जाएगा। और इनकी संख्या कुल कितनी है भाई? देखिए 26 है। तो 26 में जो जो महत्वपूर्ण है हम लोग वो देखते हैं, क्योंकि 26 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हम लोग उसको देखते हैं। तो आपका ये 26 अध्यक्ष, ये सब चर्चा जो आपने भी पढ़ा, तीर्थ और अध्यक्ष सबकी चर्चा चाणक्य अर्थशास्त्र में है। तो चाणक्य अर्थशास्त्र प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा है, देख लीजिएगा। ये आपका 18 तरह के अध्यक्षों का, पूरा आपका सप्तांग सिद्धांत का, राजा के कर्तव्यों का, इन सब के अलावा अध्यक्ष सबकी चर्चा कौन? चाणक्य अर्थशास्त्र कर रहा है। तो इन अध्यक्षों को में हम लोग इनको देखते हैं जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं। जरा उनको ये आपका 26 अध्यक्षों में देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करिए आप लोग जो है इसमें पड़या अध्यक्ष। पड़या अध्यक्ष, ये देखिए पड़या अध्यक्ष हम लोगों ने सबसे पहले देखा। ये जो है व्यापार वाणिज्य का प्रमुख है। व्यापार खूब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाणिज्य का प्रमुख, पहले हम लोग जो 10-12 देख लेंगे वो सब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं, उनको देख रहे हैं जो खूब एग्जाम में आता है। विविता अध्यक्ष, ये चारागाह,
का प्रमुख, जो राजकीय चारागाह हैं देखिएगा, उन सबका प्रमुख कौन है? विविताध्यक्ष है। इसके अलावा कुआं, जलाशय सब करता है। देखिए, कुआं का निर्माण, जलाशय का निर्माण, जंगल में राहगीरों की सुरक्षा, ये सब काम किसका है भाई? विविता अध्यक्ष का है। विविता अध्यक्ष एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब पूछा जाता है। विविता अध्यक्ष चारागाह का प्रमुख है। कुआं, इसके अलावा रास्तों में कुओं का निर्माण, जलाशय, ताकि कोई भी राहगीर जाए उसको पानी की समस्या न हो, और उसकी सुरक्षा का भी काम कौन कर रहा है? विविता अध्यक्ष कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें 2 महत्वपूर्ण अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग और देखते हैं इसके आगे सुरा अध्यक्ष। तो आप समझ सकते हैं, आबकारी, सुरा मतलब शराब, आबकारी या शराब विभाग का प्रमुख। ये आबकारी के अलावा, शराब के अलावा और भी चीजें, गांजा, भांग, इन सब पर भी नियंत्रण कौन रखता था? सुरा अध्यक्ष रखता था। फिर सूना अध्यक्ष, इसको लिखिए भाई, बूचड़ खाने का प्रमुख। जो बूचड़ खाना है भाई, आप जानते हैं, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, स्लाटर हाउस के रूप में है। स्लाटर हाउस के रूप में जो है उसको सूना अध्यक्ष कहा जाता था। तो सूना अध्यक्ष हो जाएगा भाई, ये हम लोगों ने देख लिया। सीता अध्यक्ष, आपको पता है मौर्य काल में राजकीय भूमि को सीता भूमि कहते थे। अतः राजकीय भूमि का स्वामी, जितनी भी राजकीय भूमि थी, राजकीय भूमि का प्रमुख यही सीता अध्यक्ष, सीता कर लेता था, उसको सीता अध्यक्ष कहा जाएगा। राजकीय भूमि का जो हेड रहेगा उसको सीता अध्यक्ष कहा जाएगा। गणिका अध्यक्ष, क्योंकि गणिकाओं को वेश्याओं की अनुमति थी, अतः ये आपका गणिका विभाग का प्रमुख, इन्हीं के अंडर में थे सब लोग, विभाग का प्रमुख। देखिएगा भाई, 26 में से हमारे 6 महत्वपूर्ण हो गए। 7वां हम लोग देख लेते हैं भाई, अकरा अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष, ये खान विभाग जो आप माइनिंग जो देखते हैं आप लोग, खान विभाग का प्रमुख, ये कहलाएगा अकरा अध्यक्ष। देखिए कहलाएगा। उसके बाद कुपया अध्यक्ष, नंबरिंग आप लोग डालते हैं। कुपया, वनों का अध्यक्ष, इस तरह आटविक था यहाँ पर, वहां पर जंगलों को, इस तरह यहाँ पर कुटिया, आपको कुपया अध्यक्ष हो जाएगा भाई। देखिएगा, आयुधागारा अध्यक्ष, गारा अध्यक्ष, तो आयुध विभाग, अस्त्र शस्त्र विभाग का अध्यक्ष है। आयुध विभाग का प्रमुख, तो ये सब हम लोग जो देख रहे हैं, आयुध अध्यक्ष हो जाएगा भाई। उसके बाद देखिए आपका कोष्ठगारा अध्यक्ष, ये भाई गोदामों का प्रमुख हो जाएगा। गोदामों का प्रमुख, कोष्ठगारा अध्यक्ष हो जाएगा, गोदामों का देखिए प्रमुख रहेगा भाई। शुल्काध्यक्ष, शुल्क जमा करने वाला, शुल्क एकत्र करने का प्रमुख, जो भी शुल्क इकट्ठा होगा उसको शुल्काध्यक्ष कहलाएगा, वो कहलाएगा। देखिए सूत्राध्यक्ष, एक कताई बुनाई का प्रमुख था, कताई बुनाई का प्रमुख, वो आपका सूत्राध्यक्ष हो जाएगा भाई। देखिएगा,
ये आपका धातु विभाग का प्रमुख रहेगा, धातु विभाग का प्रमुख जो लोहाध्यक्ष कहलाएगा भाई। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण देखिए डिपार्टमेंट है। गो अध्यक्ष, गो अध्यक्ष ये आपका पशुओं का प्रमुख, पशु विभाग का प्रमुख, विभाग का प्रमुख तो गो अध्यक्ष कहलाएगा। पशु विभाग का प्रमुख देखिएगा लक्षणा अध्यक्ष, देखिएगा ये कहलाएगा लक्षणा अध्यक्ष जो रहेगा। देखिएगा छापे खाने का प्रमुख रहेगा। देखिए तो जितने भी छापे खाने जहाँ पे सिक्के बनते थे, देखिएगा छापा खाने थे तो आपका छापे खाने का प्रमुख, छापे खाने के जो प्रमुख है वो कहलाएगा लक्षणा अध्यक्ष। लेकिन एक शब्द है सौवर्णिक, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है सौवर्णिक। ये जो सौवर्णिक है ये टकसाल का प्रमुख होगा। जिस टकसाल से सिक्का निकलता है उस स्पेशली टकसाल का प्रमुख सौवर्णिक कहलाएगा। हो सकता है 10 टकसाल तो 10 सौवर्णिक हो जाएगा, पर जो लक्षणाध्यक्ष होगा वो सभी का प्रमुख कहलाएगा। और एक अधिकारी और है रूपदर्शक, रूपदर्शक देखिएगा ये चांदी के सिक्कों की जांच करता है, सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी कह सकते हैं इसको। तो देखिए दो अलग हैं, सिक्के छापने का काम करवाएगा सौवर्णिक, लेकिन इस सिक्कों की जांच का अधिकारी कि सिक्के सही हैं, मिलावटी तो नहीं है, सिक्कों के जांच का अधिकारी कहलाएगा रूपदर्शक, जांच का अधिकारी। ये दोनों अधिकारी लक्षणाध्यक्ष के अंतर्गत हैं, उन्हीं के अधीन होते हैं। ये टकसाल का प्रमुख है, वो सिक्कों की जांच करने वाला है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट देखिए सेगमेंट है जो पूछा जाता है। इन सब के अलावा नवा अध्यक्ष, नवा वाला नाव से है तो जहाज रानी विभाग का प्रमुख, जहाज रानी विभाग का प्रमुख, विभाग का प्रमुख कहलाएगा नवा अध्यक्ष, जहाज विभाग प्रमुख। अगला पत्तना अध्यक्ष, पत्तना अध्यक्ष ये कहलाएगा बंदरगाहों का प्रमुख, बंदरगाहों का प्रमुख। जो बंदरगाह होंगे इसके अंडर में होंगे, पूरा जहाज रानी डिपार्टमेंट जो होगा उसके अंतर्गत होगा, वो अलग चीज हो गई। संस्था अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्था अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है। ये व्यापारिक मार्गों के प्रमुख हैं, व्यापारिक मार्गों का प्रमुख कहलाएगा आपका संस्था अध्यक्ष कहलाएगा। पौतवा अध्यक्ष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये लिखिए पौतवा अध्यक्ष खूब पूछा जाता है। पौतवा अध्यक्ष कहिए माप तौल का अधिकारी, वेट एंड मेजरमेंट वाले माप तौल का अधिकारी कहलाएगा पौतवा अध्यक्ष। ये देखिए कहलाएगा पौतवा अध्यक्ष। उसी तरह माना अध्यक्ष, माना अध्यक्ष समय और दूरी, समय और दूरी मापने वाला अध्यक्ष, मापने का प्रमुख वो कहलाएगा माना अध्यक्ष, सोच लीजिएगा। इन सब के अलावा अश्व अध्यक्ष है, अश्वशाला का प्रधान, हस्तिया अध्यक्ष है, हाथी का प्रमुख। अब ये सेना में किसको कौन सा हाथी देना, हस्तिया अध्यक्ष देखेगा, देख लीजिएगा भाई। सुवर्णा अध्यक्ष, सुवर्णा अध्यक्ष ये देख लीजिएगा। ये सुवर्णा अध्यक्ष है, ये सोने के व्यापारी का प्रमुख है। ये सब अध्यक्ष, बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसको करवा दिया है। इसके बाद अक्षपटला अध्यक्ष,
अक्ष पटला अध्यक्ष, ये देखिएगा महालेखाकार है, महालेखाकार है। देवता अध्यक्ष है, धार्मिक कार्यों का प्रमुख, धार्मिक कार्यों का प्रमुख। तो ये देखिए लगभग मोटा सभी हो गए हैं, एक दो कोई बच्चे होंगे जो बहुत होंगे, वरना सभी हो गए। तो ये एक आपका जो हमने देखा, ये टोटल का टोटल हमारा जो है, जो ये 26 अध्यक्ष 25-26 अगर किताबों में वो अध्यक्षों की चर्चा जो होती है, तो ये अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रमुख है। आज के डिपार्टमेंट में कमिश्नर या निदेशक डायरेक्टर के रूप में है, और वो मंत्री के रूप में है। जिनको आप लोगों ने पढ़ा था, तीर्थ पढ़ा था, वो मंत्री के रूप में है और डायरेक्टर के रूप में। तो ये एक तरह से देखा जाए, ये नौकरशाही के रूप में हमको एक विस्तृत नौकरशाही जो है मौर्य काल में दिखती है, जो हमने देखा। देखिए पूरा डिटेल में ये हमने। इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें, नगर का प्रशासन, ये तो हमने टोटल पहले स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम लोग प्रशासन के अलग अलग अंग जो पढ़ रहे हैं, जिन पर केंद्र का नियंत्रण है। तो नगर के प्रशासन को देखते हैं। तो आज जरा देखिए, तो नगर के प्रशासन के बारे में जो विस्तृत चर्चा है, विस्तृत वर्णन मेगास्थनीज के इंडिका में है, मेगास्थनीज की इंडिका। इसमें खासकर पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा है, पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा, के नगर प्रशासन की चर्चा है। भाई देखिएगा, ये है। यहां तक कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी देखिएगा, चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक अधिकारी नागरक की चर्चा है। और जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था नागरक, ये नगर का प्रमुख है, नगर का प्रमुख, एक तरह कह सकते हैं नगर आयुक्त है। ये देखिए नगर आयुक्त है। पाटलिपुत्र में इसका विस्तृत वर्णन है। उसने जो है यहाँ पर इसके प्रमुख को स्टिनोमोई कहा है, स्टिनोमोई। ये देखिए, तो चाणक्य आपका मेगास्थनीज ने स्टिनोमोई कहा है। और आपका चाणक्य अर्थशास्त्र में इसी के लिए नागरक शब्द का यूज है, नगर का प्रमुख का यूज है। किंतु उस नगर का प्रशासन की विस्तृत चर्चा कौन करता है? मेगास्थनीज की इंडिका में करते कहते जो नगर का प्रशासन है, देखिएगा वो 6 समिति से चलता था। 6 समिति हैं और प्रत्येक समिति में 5 मेंबर हैं। तो 6 समिति और कुल 30 सदस्य हैं। देखिएगा, तो एक नगर को प्रशासन को चलाने के लिए कुल 6 समितियां थी, हर समिति में 5 मेंबर थे, तो कुल 30 मेंबर हो गए थे। देखिएगा, इनकी मदद से नगर का प्रशासन चलता था। ये चर्चा मेगास्थनीज की इंडिका में है। और ये जो 6 समितियां हैं देखिएगा, उनमें हर समिति के कार्य थे। जैसे प्रथम समिति, इसका क्या काम है, द्वितीय समिति का क्या काम है, तृतीय समिति, तीसरी समिति है, इसका क्या काम है, चौथी का क्या काम है, पांचवी का आपका छठी का, यानी कि पहली दूसरी सब समितियों क्या क्या काम है। तो पहला का देखिएगा भाई, उद्योग धंधे देखती है। देखिए, उद्योग धंधों का कार्य कि उस नगर में उद्योग धंधे कौन कौन लगे हैं, कौन कौन लग सकते हैं, क्या क्या संभावना है, उस पर कैसे नियंत्रण रखना है। ये जो पहली समिति है केवल ये उद्योग धंधे देखती है। दूसरी जो समिति है वो विदेशियों को देखती है। विदेशियों की का प्रमुख है, की प्रमुख समिति है। देखिए का प्रमुख का है, मतलब कौन कौन विदेशी आए हैं, उनको कहाँ रुके हैं, उनका क्या उद्देश्य है, इन सब पर देखना। जो विदेशी लोग आते हैं उन सबको। तृतीय समिति जनसंख्या की गणना, नगर में जनसंख्या की गणना, उसमें होने वाले परिवर्तन, उन सब बिंदुओं पर बात करती है। तृतीय समिति जनसंख्या को लेकर है। चतुर्थ समिति ये व्यापार वाणिज्य को लेकर है। नगर में व्यापार वाणिज्य को देखती है। ये देखिए व्यापार वाणिज्य को देख रही है।
चौथा देखिए कि भाई पूरी बाजार, नगर में कौन सा बाजार कहाँ है, बाजार व्यवस्था को लेकर है, खासकर बाजार व्यवस्था में काला बाजारी को लेकर देखती है, कहीं पर काला बाजारी तो नहीं है, इन सब पर नियंत्रण रखती है। और लास्ट वाले देखिएगा भाई बिक्री कर, ये बिक्री कर पर देखती है, बिक्री कर के उसमें अगर कोई बिक्री करनी तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था, सोचिए मृत्युदंड दिया जाता था। तो अब ये जो 6 समितियां हैं, कभी भी आपसे यूपीएससी में इन सब 6 समितियों कार्य पूछ लेगा या इंटरव्यू में पूछ लेगा। तो 6 से पहली समिति जो उद्योग धंधों पर देखती है, दूसरा भाई विदेशियों को देखती है, तीसरा जनगणना जनसंख्या पर है, चौथा व्यापार वाणिज्य को देख रही है, पांचवी जो है वो बाजार व्यवस्था को पूरा देख रही है, और छठा बिक्री कर वसूली से जुड़ी हुई कमेटी है। अब अगर बिक्री कर नहीं मिलता था तो वहां पर मौर्य काल में मृत्युदंड तक का भी प्रावधान था बिक्री कर ना देने वाले को, सोच सकते हैं। यानी कि टैक्सेशन, कर वसूली के हर संभव प्रयास को मौर्य काल में किया, क्योंकि विस्तृत सम्राट था, बहुत पैसे की जरूरत थी, एक विस्तृत नौकरशाही थी, उस पर बहुत व्यय होता था, इस तरह से कहीं उसके अलावा जन कल्याणकारी छवि बनाना था, इन सबको देखते पैसे की जरूरत थी। इस क्रम में किसी भी तरह से किसी भी टैक्स में कोई कमी नहीं। जब हम लोग रेवेन्यू व्यवस्था पढ़ेंगे देखेंगे इसमें से इसके समय में टैक्सेशन कितनी ज़्यादा थी या टैक्स की व्यवस्था कितनी थी, वो हम लोग देखेंगे। ये पूरी व्यवस्था कहलाएगी नगर प्रशासन। मित्र 60 में देखिएगा एक सैन्य प्रशासन भी देख लेते हैं। ये देखिए सैन्य प्रशासन में अगर हम लोग देखें तो चाणक्य ने चतुरंगिनी सेना की चर्चा की है। इसमें उन्होंने कहा है पैदल, हाथी, घुड़सवार और रथ सेना। ये तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में चतुरंगिनी सेना की चर्चा की है। मौर्य काल में अगर हम लोग देखें तो प्लूटार्क ने के हिसाब से मौर्य काल में 6 लाख की विशाल सेना थी। 6 लाख की विशाल सेना भाई देखिएगा प्लूटार्क के हिसाब से। मेगास्थनीज ने देखिएगा भाई, मेगास्थनीज के अनुसार जो सेना है देखिएगा उस सेना में वही है आपका कुल 6 समिति, यहाँ भी हैं, सेना में भी 6 समिति हैं और यहाँ भी 30 सदस्य हैं हर समिति में आपके सदस्य। और इसमें अगर हम लोग देखें तो पहली समिति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। देखिए पहली समिति है जो कि जल सेना को देख रही है, दूसरी समिति है वो यातायात व्यवस्था, तीसरी पैदल सेना को देखती है, ये अश्व सेना यानी घुड़सवार सेना, ये हाथी सेना और ये रथ सेना। देखिए और यातायात मतलब तो खाद्य रसद पूरा व्यवस्था तो सेना साथ में चलती है, तो खाद्य रसद की व्यवस्था। तो ये 6 समितियां हैं सैन्य प्रशासन में। मेगास्थनीज ने कहा इन 6 समितियों की मदद से जल सेना, जब सेना चलेगी मूव करेगी तो उसमें पूरी खाद्य रसद इन सब की व्यवस्था करना। तीसरा पैदल सेना, ये सब अलग अलग समितियां अलग अलग सेना के पार्ट को देखती हैं। उसी तरह से इसने चतुरंगिनी सेना के बारे में कहा, तो ये कभी पूछ सकता है ऐसी समितियां। देखिए तीसरी चौथी समिति और किस समिति का क्या क्या काम है, अगर आ जाएगा तो बहुत लोग गलत कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको भी हमको समझना है। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आए तो गलत नहीं होना है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो जो गुल्म है, देखिए इसमें ये गुल्म मतलब जो सैनिक जो जहाँ रुकते हैं उसको छावनी को गुल्म कहते हैं, और यहीं से बना है गुल्मदेह। ये सैनिकों के वेतन को गुल्मदेह कहते हैं। सैनिकों के वेतन को देखिएगा गुल्मदेह कहा जाएगा। तो गुल्म मतलब सैनिकों की छावनी को गुल्म कहा जाएगा, सैनिकों के वेतन को जो है आपका गुल्मदेह कहा जाएगा।
कहा गया है जो सेना मौर्य काल में है, देखिएगा ये देखिएगा, ये जो सेना है, सेना मुख्यतः जो है देखिएगा 3 तरह की थी। एक तो राजा की सेना, देखिए राजा की सेना जिसको मौल सेना कहते थे, मतलब इस पर पूरी तरह से राजा का नियंत्रण होता था, वो राजा की सेना होती, उसको मौल सेना कहा जाता था। दूसरा एक और था किराए की सेना, आवश्यकता पड़ने पर राजा क्या करता था, किराए की सेना भी ले लेता था, किराए पर सैनिकों की भर्ती किया जाती। तीसरा नगर पालिका की सेना, जो नगर थे ना उनकी भी अपनी एक सेना रहती थी, नगर पर नागरिक की नगर पालिका की सेना। तो 3 मतलब ये जो सेना का तो प्रकार अंदर हो गया, लेकिन 3 तरह की सेना अरेंजमेंट होती थी। एक केंद्र की सेना थी जो अलग अलग भागों में बटी हुई थी, इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर किराए की सेना भी ले ली जाती थी। और इन सब के अलावा भाई आपको देखिए नगर पालिका की भी सेना थी जो हम लोगों ने देखा, तो ये भी सेना के रूप में इन लोगों ने अपनी भूमिका अदा की। और यहीं पर मौर्य काल में अगर हम लोग देखें तो जो युद्ध थे, युद्ध वो 3 तरह के देखिए युद्ध हैं पूरे मौर्य काल में। 3 तरह के युद्धों की चर्चा होती है। एक प्रकाश युद्ध, एक प्रकाश युद्ध देखिएगा भाई मिलती है। दूसरा देखिए कूट युद्ध, और तीसरा आपका तुसड़ी युद्ध, देखिएगा तुसड़ी युद्ध। तो तुसड़ी युद्ध, कूट युद्ध और प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध तो मतलब सामने भयंकर युद्ध हो रहा है, जो युद्ध होता है मार काट हो रही है, मतलब आमने सामने सैनिक आ जाए, उसको प्रत्यक्ष युद्ध भी इसलिए कहा जाता है। देखिएगा इसको प्रत्यक्ष युद्ध भी कहा जा रहा है। मतलब आप देखिएगा सामने नहीं प्रत्यक्ष युद्ध, यानी कि 2 सेना सामने आ गई, एक भयंकर युद्ध हो रहा, मार काट हो रही, लोग मर रहे, उसको हम लोग प्रकाश युद्ध कहा जाता था। एक कूट युद्ध मतलब छल प्रपंच, छल प्रपंच से किया गया युद्ध, किया गया युद्ध। इसमें डायरेक्ट युद्ध ना लड़के छल प्रपंच से उनके व्यक्ति को मुला लेना या उनकी जानकारी कर लेना, ये सब छल प्रपंच का युद्ध था। और तुसड़ी युद्ध का मतलब ये था विष देकर राजा की हत्या, विष देकर, उसमें विष का न्याय भी होती, विष देकर राजा की हत्या, सामने वाले राजा की हत्या को तुसड़ी युद्ध कहा जाता है। 3 तरह के युद्ध थे। चाणक्य ने कहा है कि राजा को खुद निर्णय लेना चाहिए समय परिस्थिति को देखकर किस युद्ध का वो चयन करे। अगर उसको लगता है प्रत्यक्ष युद्ध लड़ना प्रत्यक्ष युद्ध लड़िए, और लगता है बाकी इन 2 युद्धों किसी का सहारा लेना तो उनका सहारा लीजिए, बस विजय होना चाहिए, चाणक्य का उद्देश्य था। तो इस तरह से ये सैन्य व्यवस्था हम लोगों ने देखी। तो हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह आगे चलकर मौर्य काल के प्रशासन में हम लोग रेवेन्यू है भी देखिएगा, गुप्तचर प्रशासन है, न्याय प्रशासन है, इसके साथ फिर हम लोग कुछ प्रांतीय प्रशासन वाले हिस्से को देखेंगे। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले 2 वीडियो में पूरा मौर्य प्रशासन कंप्लीट करें। और इसी तरह हम लोग आगे चल के फिर गुप्त प्रशासन और गुप्तोत्तर काल में खासकर सामंतवादी व्यवस्था उसको देखेंगे, तब प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी आज हम लोग इसको यहीं तक देखते हैं। धन्यवाद।